नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए हैं, लास्ट चैप्टर फिनिश करेंगे कंपनी लॉ का, और इसके साथ कंपनी लॉ का सिलेबस भी पूरा होगा। चैप्टर नंबर 8, वाइंडिंग अप। किसी चीज की शुरुआत होती है और जब उसी का जब अंत होता है तो उसे हम वाइंडिंग अप बोलते हैं। ठीक है। तो कंपनी को बनाना सीखा था हमने, यूनिट आई थिंक मॉड्यूल 1 में था वो आपका। और अब हम ये मॉड्यूल 2 का जो लास्ट चैप्टर है वहां पे हम कंपनी को बंद करेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। बंद करने का मतलब, वाइंडिंग अप। डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में क्या डिफरेंस है। वाइंडिंग अप करने के तरीके कौन कौन से हैं। सर्कमस्टांसेस फॉर वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। जब कोर्ट बोल दे इस कंपनी को, किसी भी कंपनी को वाइंडिंग अप करो। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अंडर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। वो कौन से जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड होंगे जब कंपनी को वाइंड अप करेंगे। पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप को बंद करने के लिए पिटीशन डालना। ट्रिब्यूनल के पावर्स। डायरेक्शन फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, कंपनी काम कर रही है, उसके स्टेटमेंट्स फाइल करने के लिए क्या डायरेक्शन है। और प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। ये नया लॉ आया था 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लिए। तो ये सारे के सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। चलो, सबसे पहले वाइंडिंग अप का मतलब क्या है। वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट और लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट एज एप्लीकेबल। मतलब जो आप कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप पढ़ोगे या बैंक्रप्सी या लिक्विडेशन पढ़ोगे, जो इस एक्ट में है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, वो एज इट इज एप्लीकेबल होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि कंपनीज एक्ट 2013 या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, दोनों में जो भी चीजें लिखी गई वो सेम लिखी। तो अब देख लेते हैं। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस वेयर द लाइफ ऑफ द कंपनी इज ब्राउट टू एन एंड। मतलब वाइंडिंग अप वो प्रोसेस है जब किसी कंपनी की लाइफ को खत्म करने की बात हो रही है। ठीक है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज द प्रोसेस whereby its life is ended and its property is administered for the benefits of members and creditors। वाइंडिंग अप में उस कंपनी की लाइफ खत्म हो गई, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है उनका रख रखाव, देखभाल किया जाता है, ताकि उसके मेंबर्स के लिए और उसके क्रेडिटर्स को उसका बेनिफिट मिल सके। डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप इज प्रायर स्टेज एंड डिसोल्यूशन इज फाइनल स्टेज। वाइंडिंग अप एक पहले वाला स्टेप है, बंद करने के लिए उठाने वाला जो पहला कदम है वाइंडिंग अप है। और जो बंद होने पे जो लास्ट स्टेप है वो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी कंटिन्यूज टिल इट्स कंप्लीट। वाइंडिंग अप में लीगल स्टेटस जो कंपनी का है वो कंप्लीट रहता है जब तक वो पूरा ना हो। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनीज कम्स टू एन एंड। बट डिसोल्यूशन के केस में कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, नेम ऑफ द कंपनी गेट्स स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार। रजिस्टर ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मेंटेन करते हैं, उसमें से कंपनी का नाम हटा दिया जाता है डिसोल्यूशन के केस में। मोड्स ऑफ वाइंड अप करने के तरीके कौन कौन से। कंपल्सरीली बाय द ट्रिब्यूनल, भाई कंपनी ने ही कुछ गलत काम कर दिया होगा, स्पेशल कोर्ट ने बोल दिया कि बंद करो इस कंपनी। बाय लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और या फिर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंक्रप्सी हो गई, दिवालिया हो गई, 2016 जो एक उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, अगर उसके थ्रू अगर लिक्विडेशन कर रहे हो कंपनी को तो भी वाइंड अप हो जाएगा। देखते हैं सर्कमस्टांसेस फॉर वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब, कौन से केसेस में बोलेगी कंपनी को बंद कर दो। कंपनी में ऑन ए पिटीशन अंडर सेक्शन 272। क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा मेरा, एक सेकंड। चलो, a company may on a petition under section 272 be bound up by the tribunal क्या, if the payment has by special resolution, if the company has by special resolution dissolved that the company wind up by the tribunal। कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और उसमें बता दिया कि ट्रिब्यूनल कंपनी बंद करने जा रही है। if the company has acted against the interest of sovereignty and integrity of India। कंपनी एक ऐसा काम कर रही है जो भारत के खिलाफ है, नेशन इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं, मतलब नेशन इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है। भारत की संप्रभुता या जो भी उसकी इंटीग्रिटी है उसको खतरा है। पता चले पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा
इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है कंपनी, जो कि भारत के लिए सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, जो ऐसा कोई काम कर देना कि जो विदेश है या फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारी दोस्ती इफेक्ट हो जाए, है ना। मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, कुछ ऐसा करना जो किसी मतलब एक अच्छा नहीं है किसी भी सेंस में, मॉरल चीजें नहीं है, मोरालिटी नहीं है, मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट काम कर रही है कंपनी। ठीक है। इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय रजिस्ट्रार or any other person authorized by the central government by notification of this act, tribunal is of the opinion that affairs of the company has been conducted in a fraudulent manner. ट्रिब्यूनल को ये लग रहा है कंपनी जो काम कर रही है फ्रॉडुलेंट मैनर में कर रही है, फ्रॉडुलेंट कर रही है, अनलॉफुल पर्पस है, गैर कानूनी काम कर रही है, मैनेजमेंट जो है इसके फ्रॉड हैं, वो गलत गलत काम कर रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल बोलेगी बंद करो फिर। इफ द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एनुअल रिटर्न नहीं देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर नहीं करती है, वो भी 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 5 साल तक, तो ट्रिब्यूनल बोलेगी इसको बंद कर दो। If the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be, ट्रिब्यूनल को लगता है भैया इसको बंद करना ही अच्छा है, हर सेंस में इस कंपनी को बंद करना अच्छा है, तो ट्रिब्यूनल बोलेगी ठीक है इसको बंद कर देते हैं। फिर अल्टीमेटली क्या, देखो किसी कोर्ट को तुम्हारी कंपनी में क्या इंटरेस्ट होगा, जब तुम गलत काम करोगे, देश के खिलाफ करोगे, लोगों के खिलाफ करोगे, सोसाइटी के खिलाफ करोगे, तुम लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, एनुअल रिटर्न नहीं दे रहे, 5 साल हो गए। ठीक है ना। वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी अंडर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये क्या है, कौन सी चीजों में उनको लगेगा नहीं यार कंपनी को बंद ही कर देना, ठीक है। तो अब पहला है लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम। ये लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम, सबस्ट्रैटम का मतलब एक बार देखना पड़ेगा, एक बार आप लोगों को किसी को पता है तो एक बार करो, थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड आ जाता है, जबकि अब जरूरी नहीं है कि आपको ये सब टेक्निकल वर्ड आपको याद ही रखना है, लेकिन समझने के लिए आपको पता है। ये बेसिकली सबस्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेस, ओरिजिन कह सकते हो आप, किसी भी बंदे का ओरिजिन या कंपनी के ओरिजिन को सबस्ट्रैक्टम होते हैं, मतलब कंपनी जिस चीज के लिए ओरिजिन में आई थी कि काम ये करेंगे, कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव को ही फेल कर दिया। जैसे हम यहाँ बैठे किस लिए, हम यहाँ बैठे हैं पढ़ने के लिए, हमारा सबस्ट्रैक्शन बुनियाद बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, मतलब यहाँ बैठे हैं हम पढ़ने के लिए, और हम यहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव ही फेल हो गया, तो फिर तो इन क्लासेस रिकॉर्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर एंटरटेनमेंट ही करना है तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे हैं यूट्यूब पे या अदर जो सोर्स हैं एंटरटेनमेंट के, आप वहां जाके मस्ती करेंगे। तो देखो ये है कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी बना रहे थे और उसमें ही आप फेल, या फिर कंपनी हैज लॉस्ट द होल और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी ने अपना कैपिटल तक डुबा दिया, कुछ बचा ही नहीं कंपनी के पास, तो फिर मेंबर्स और क्रेडिटर्स को कहाँ से देंगे। डेड लॉक इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैनेजमेंट ही डिसीजन मेकर्स नहीं है, गलत डिसीजन ले रहे हैं, व्हेन द डायरेक्टर आर नॉट एबल टू टेक टाइमली और सुटेबल डिसीजन, मैनेजमेंट ही बेकार हो गई है। फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्ट, कंपनी इलीगल एक्टिविटी करने लग गई, लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस पे लॉसेस कंपनी क्रिएट किए जा रही है। ऑपरेशंस माइनॉरिटी, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे माइनॉरिटी को नुकसान हो रहा है। when the majority of the stakeholder when the majority of the यार ये प्रॉब्लम क्या है, when the majority of the stake shareholder take decision without taking into consideration the interest of minority shareholders, मतलब बड़े बड़े शेयर होल्डर्स छोटे शेयर होल्डर्स के बारे में सोच ही नहीं रहे, माइनर शेयर होल्डर के बारे में सोच ही नहीं रहे, और फिर अपने ही फेवर में सारे डिसीजन लिए जा रहे, तो गलत हो जाए। बबल कंपनी, मेयर बबल कंपनी डज नॉट कैरी आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी और डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी कंपनी जिसका कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो उसको बोलते हैं बबल कंपनी। तो ऐसे केसेस में जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड माना जाएगा, और कोर्ट बोलेगी भैया तुम ना कंपनी बंद ही कर दो तो सही है। पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के लिए कौन कौन लोग पिटीशन डाल सकते हैं ट्रिब्यूनल में, ऐसा थोड़ी ना अपने हिसाब से बंद कर दो, ट्रिब्यूनल में वाइंडिंग अप के लिए कंपनी कंपनी डाल सकती है पिटीशन, एनी कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटर्स जिसने फंड कंट्रीब्यूट किया है, या कोई भी इन दोनों में से सारे पर्सन, या रजिस्ट्रार खुद जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, और एनी पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी ऑथराइज करेगी, वो सब पिटीशन डाल सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूटरी जो वाइंडिंग अप के लिए चाहती है कि भाई कंपनी को बंद कर दे, ठीक है ना, बट वो फुली पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाला बंदा नहीं हो, या रजिस्ट्रार सेल बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट द पिटीशन, जो रजिस्ट्रार है वो खुद भी एंटाइटल्ड है कि वो वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को पिटीशन के लिए डाले।
Petition presented by the company for winding up before the tribunal shall be admitted only if accompanied by the statement of affairs in such form. ये तभी पिटीशन को अप्लाई या फॉलो किया जाएगा जब वो कंपनी क्या काम कर रही है उसके साथ अफेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट करना होगा पिटीशन के साथ. A copy of the petition made under this section shall also be filed with the registrar, and the registrar shall, without prejudice to any other provision, submit his view to the tribunal within 60 days. अब रजिस्ट्रार जब अपने रजिस्ट्रार को जब फाइल किया जाएगा या रजिस्ट्रार खुद भी वाइंडिंग अप के लिए फाइल कर रही तो उसको ट्रिब्यूनल के 60 दिन के अंदर अंदर पिटीशन के 7 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल को डिसीजन लेना पड़ेगा. ठीक है, एक सेकेंड. नाउ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल का क्या पावर है? ट्रिब्यूनल या तो पिटीशन को एक्सेप्ट कर ली है, डिसमिस कर देगी, है ना. ट्रिब्यूनल रिसेप्ट अ पिटीशन बाइंडिंग अप अंडर द 272 सेक्शन पास एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, डिसमिस इट विद और विदाउट कॉस्ट. मतलब डिसमिस कर देगी इस पिटीशन को. हो सकता है ट्रिब्यूनल को लगेगा नहीं भाई ठीक है अभी रहने देते हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, मतलब नहीं मान रहे इनके पिटीशन को. मेक एनी इंटरिम ऑर्डर एज इट थिंक, या ट्रिब्यूनल को लगता है नहीं यार ठीक है बाइंडिंग अप के अलावा कुछ और इंटरिम ऑर्डर देके देखते हैं उससे कुछ ठीक हो जाए तो वो भी कर सकते हैं. अपॉइंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी. अब बाइंडिंग अप के ऑर्डर को मान लिया है तो लिक्विडेटर अपॉइंट कर देंगे. लिक्विडेटर का काम यही होता है कि वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का देखेगा, एसेट भेज देगा, लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा. मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट, और या फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर ही दे दे कि चलो बंद कर देते हैं. एनी अदर ऑर्डर एज इट, और कोई ऑर्डर चाहे तो वो दे सकते. नाउ द ट्रिब्यूनल शैल विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, पिटीशन जिस दिन हुआ है उसके 90 दिन के अंदर अंदर अपना ऑर्डर दे देगी. ट्रिब्यूनल शैल गिव अ नोटिस टू द कंपनी, जो ट्रिब्यूनल है नोटिस दे देगी कंपनी को. किस लिए? कि भैया तुम्हें अगर कुछ बोलना है अपने फेवर में तो तुम आके बोल दो, अदरवाइज हम प्रोविजनल लिक्विडेटर तो अपॉइंट कर ही दे रहे हैं. और लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद लिक्विडेटर के पास सारे पावर चले जाते हैं, कंपनी के एसेट्स जितने भी वो बेच देगा, फिर कंपनी की लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, कंपनी के ऊपर स्टैट्यूटरी लायबिलिटी वो सब देखेगा. ठीक है. द ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑन द ग्राउंड ओनली दैट द एसेट ऑफ द कंपनी हैव बीन मॉर्गेज फॉर अमाउंट इक्वल टू और एक्सेस टू दोज एसेट्स. मतलब ट्रिब्यूनल इस चीज के लिए मना नहीं कर देगी वाइंडिंग अप की जो कंपनी की जो एसेट्स है ना उसके ज्यादा तो इन्होंने लोन ले रखे हैं, मॉर्गेज करा रखा है. पता चले संपत्ति है 500 करोड़ की, लोन है 600 करोड़ की, तो ये थोड़ी तुम उसकी वाइंडिंग अप नहीं कराओगे, मना नहीं कर सकते हैं ट्रिब्यूनल. Where a petition is presented to the ground that it is not just or equitable that the company should go under, the tribunal may refuse. हाँ अगर वो जो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है ना, इलीगल एक्टिविटी देश के खिलाफ करना, अगर उन सब में ये फॉल नहीं करता है तो ट्रिब्यूनल रिजेक्ट कर सकते हैं पिटीशन की. नहीं नहीं यार तुम फालतू में, कंपनी तो इतनी बुरी नहीं है जितना तुम लोग बता रहे हो. ठीक है. नाउ डायरेक्शंस फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे फाइल करेंगे उसके क्या डायरेक्शंस हैं देखो. स्पेशल सर्कमस्टांसेस ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू अलाउ फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज. मतलब पहली बात तो ये कि आपको वाइंडिंग अप के साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देना है और वो 30 डेज के अंदर अंदर दे देना है जब भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी. लेकिन अगर 30 दिन के अंदर नहीं दे पाए तो 30 दिन और मिल जाएंगे, उसमें आप दे दो कि कंपनी क्या काम करती थी, क्या कर रही है. द पिटिशनर में डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल जो है उस पिटिशनर को बोलेगी, वो मतलब ट्रिब्यूनल से ऑर्डर जाएगा टू डिपॉजिट सर्टेन सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट एज इट में कंसीडर रीजनेबल और प्री कंडीशंस फॉर इशूइंग डायरेक्शन टू द कंपनी. जो पिटिशनर है उसको ट्रिब्यूनल बोलेगी तुम थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो अगर तुम इस कंपनी को के वाइंडिंग अप के लिए अगर आए हो तो. कंपनी खुद भी जा सकती है. नाउ फेलियर टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बाय द कंपनी. कंपनी अगर फेल हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देने से shall result in its forfeiture of the right to oppose the petition. मतलब यहाँ पे फिर कंपनी जो है अपना राइट्स, मतलब उसको उनके कंपनी से राइट्स छिन जाएगा, या फिर कंपनी के पास ये राइट नहीं रहेगा कि वो पिटीशन को काउंटर कर सके कि नहीं नहीं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं. तो अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं दिया तो कंपनी के पास कोई राइट नहीं है अपने आप को सही साबित करने का. तो इसलिए बहुत जरूरी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देना. ठीक है ना. एक तो राइट नहीं है पिटीशन को अपोज करने का. एंड द डायरेक्टेड ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु हैव बीन फाउंड रिस्पांसिबल. डायरेक्टर ऑफिसर जो भी रिस्पांसिबल होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए, अगर उसने ऐसा नहीं किया, फेल हो गया, तो शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट. तो उनको सजा भी. द डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी which is to be wound up by an order of the tribunal shall submit the books of account of the company duly completed and audited up to date till the receipt of the order. मतलब कि जो डायरेक्टर है, जो ऑफिसर्स हैं, जो ये जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वाउंड अप के केस में अगर ट्रिब्यूनल ने बोला है तो आप सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड कराओ, कंप्लीट करवाओ, ऑडिटेड बुक्स दो, अपॉइंटेड लिक्विडेटर विद इन मतलब 30 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट उनको दे.
एज पर सेक्शन 274(5), इफ एनी डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर कोई डायरेक्टर और ऑफिसर इस सेक्शन के प्रोविजन को कंट्रावीन करते हैं, नहीं मानते हैं, द डायरेक्टर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, अगर जो डायरेक्टर ऑफिसर डिफॉल्ट में है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल हो जाएगी। इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे, पनिशेबल नहीं है, इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट तो जेल है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने तक की जेल, और विद फाइन शैल नॉट बी लेस देन 25,000। भैया 25,000 तो कोई भी दे दे, जेल नहीं कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जेल जा सकता है। अब है प्रोविजंस फॉर वाइंडिंग अप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कि ये एक स्पेशल एक्ट है, 2016 में आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसमें वाइंडिंग अप के क्या प्रोविजन है। आईबीसी कोड 2016 उन्होंने प्रोविजंस बताए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज इंडिविजुअल इन द टाइम बाउंड मैनर, उन्होंने जो बताया कि इस टाइम के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। आईबीसी कोड इज एप्लीकेबल टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज रुपीज 1 लाख, मतलब 1 लाख से ज्यादा की डिफॉल्ट है, और इंसॉल्वेंसी का केस है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का केस है, तो आईबीसी कोड एप्लीकेबल होगा। अंडर आईबीसी कोड 2016 अ कंपनी में बी वॉलंटरली, एक कंपनी में भी वॉलंटरली वाइंड अप बाय फॉलोइंग द बिलो मेंशन प्रोसीजर। वो कौन कौन से प्रोसीजर है जिसमें कंपनी अपने एंड पे वॉलंटरली वाइंड अप कर सकते हैं। फर्स्ट, कन्वेन अ बोर्ड मीटिंग, द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू कॉल अ बोर्ड मीटिंग, कंपनी को बोर्ड मीटिंग बुलानी है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स में होने चाहिए, रिजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन शैल बी पास, उस बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हो जाए कि हम वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए हम फाइल कर रहे हैं, एक डिक्लेरेशन दे देंगे, दे हैव मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, दे हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन इधर द कंपनी हैज नो डेट दैट इट विल बी एबल टू प्रोसीड्स डेट इन फुल ऑन प्रोसीड्स ऑफ असेट्स सोल्ड, मतलब ये कि हम खुद ही अपनी इच्छा से अपने सारे असेट्स बेच देंगे, असेट्स बेचने से जो प्रोसीड्स आएंगे, जो पैसा आएगा, उससे हम सारे के सारे अपनी लाइबिलिटी को, डेट को पूरा कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, मतलब कंपनी किसी फ्रॉड, किसी पर्सन की फ्रॉड के लिए, या फिर कंपनी किसी पर्सन को के साथ फ्रॉड करने के लिए बंद करवा रहे हैं, ये लिक्विडेशन में जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिक्लेरेशन शैल बी अकम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डिक्लेरेशन होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन देंगे कि क्या क्या हम काम कर रहे थे प्रीवियस पिछले 2 साल में, क्या क्या हुआ है, या इनकॉर्पोरेशन के बाद, कंपनी के बनने के बाद से क्या क्या चीजें हुई है, रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन, रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट की एक रिपोर्ट्स बनेंगी, और उसके वैल्यूएशन की रिपोर्ट बनेगी, वो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा कि हाँ इस एसेट की इतनी वैल्यू है। फिर आईबीसी कोड में ये भी है कि भाई आप जनरल मीटिंग बुलाओ विद इन 4 वीक्स ऑफ द डिक्लेरेशन, मतलब 4 हफ्ते के अंदर अंदर, 4 वीक्स डिक्लेरेशन के अंदर अंदर आप जनरल मीटिंग बुलाओ, और उस मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस करो। अब चलते हैं अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। अप्रूवल क्रेडिटर्स किस लिए, क्रेडिटर्स वो जिनसे आपने या तो पैसे ले रखे होंगे, पैसे उधार पे लिए होंगे, या पैसे गुड्स उधार पे लिया होगा। इन केस द कंपनी ओज एनी डेट टू एनी पर्सन, कंपनी लायबिलिटी रखती है, पेमेंट की लायबिलिटी है किसी भी पर्सन की, क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू ऑफ द डेट, टोटल डेट का जो 2/3 होगा, वो क्रेडिटर्स अप्रूव द रिजोल्यूशन पास्ट विद इन 7 डेज ऑफ सच, ऐसे केस में वो अप्रूवल चाहिए उन क्रेडिटर से 7 दिन के अंदर अंदर, 2/3 क्रेडिटर से, क्योंकि भाई पैसा तो उनको ही लेना है ना रेजोल्यूशन के बाद। दिस कैन बी डन बाय होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द, ये तो मीटिंग, क्रेडिटर्स अपनी मीटिंग बुला ले, प्रेजेंटिंग देम विद अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन, वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और अप्रूवल ले लेंगे 2/3 क्रेडिटर से कि भाई चलो कंपनी को अब बंद करवा रहे हैं। द कंपनी शैल नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड द बोर्ड अबाउट द रेजोल्यूशन, कंपनी नोटिफाई करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कि भाई हमने लिक्विडेशन के लिए अपने क्रेडिटर से रेजोल्यूशन ले लिया, अप्रूवल ले लिया है। पब्लिक अनाउंसमेंट बाय लिक्विडेटर, लिक्विडेटर की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको ड्यूटी दी गई है तुम इसके असेट्स बेचो, लायबिलिटी चुकाओ, तो वो क्या करेगा। तो देखो, लिक्विडेटर शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट रखेंगे फॉर्म ए में शेड्यूल 1 विद इन द 5 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, 5 दिन के अपॉइंटमेंट के अंदर अंदर वो करेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। द पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या बताएगा, कॉल अपॉन स्टेक होल्डर टू सबमिट देयर क्लेम्स ऑन द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, वो सबको बोलेगा भैया तुम्हें तुम्हें किस इस कंपनी से किस किस को कितना कितना चाहिए, स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाते हैं जिसको टैक्स चाहिए, क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं, स्टेक होल्डर मतलब वो सब लोग जिसको बेनिफिट मिल रहा है इस कंपनी से, शेयर होल्डर्स होते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं जिसने शेयर ले रखा है, लेकिन स्टॉक होल्डर में शेयर होल्डर के अलावा सब आ जाते हैं, मतलब शेयर होल्डर तो रहते ही रहते हैं ना। प्रोवाइड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, उनको बोलेंगे तुम्हें क्या क्या चाहिए ले लो, उसके बाद वो लास्ट डेट बता देंगे, इस दिन से पहले पहले तुम अपना क्लेम सबमिट कर दो
विच शैल बी 30 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन, मतलब कमेंसमेंट डेट, जिस दिन लिक्विडेशन कमेंस हो रही है उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपना क्लेम बता दो लिक्विडेटर को। और जो अनाउंसमेंट है वो कहाँ पब्लिश होगी? ऑफिशियल गैजेट में, भारत के राजपत्र में, इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेज में, जहां भी ये कंपनी है, न्यूज़पेपर में, ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ऑफ फॉर दिस पर्पस, कंपनी की वेबसाइट पे भी हो जाएगी ना। प्रोसीडिंग्स बाय द लिक्विडेटर, अब लिक्विडेटर क्या प्रोसीडिंग करेगा? पहला, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाएगा। A preliminary report shall be submitted by the liquidator to the company within 45 days, 45 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से लिक्विडेशन कमेंस हो गई है वो एक प्रीमियरी रिपोर्ट बनाएगा। उस प्रीमियरी रिपोर्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर का लिखा होगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर है, असेट्स और लायबिलिटीज की पूरी एस्टिमेशन बताएगा वो। कोई और इंक्वायरी चल रही है कंपनी के लिए तो वो सब बताएगा, और प्रोपोज प्लान ऑफ एक्शन बताएगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, किस तरीके से असेट्स सेल आउट होंगे, कैसे हम लायबिलिटी पे करेंगे, पूरा प्लान बताएगा। सेकेंड, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, उसका काम ये भी होगा कि वो रजिस्टर्स तैयार करेगा, बुक्स, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करेगा, लेगा, लिक्विडेटर्स अपने पास रखेगा, पीरियड ऑफ 8 years आफ्टर द डिसोल्यूशन, कंपनी 8 साल तक उसको ये सब चीज अपने पास रखनी होगी। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट इनकम्प्लीट है, द लिक्विडेटर शैल हैव द बुक्स कंप्लीटेड एंड ब्राउट अप टू डेट, तो कंपनी लिक्विडेटर को वो बुक्स कंप्लीट करानी होगी और अप टू डेट करना होगा। रिसीप्ट्स ऑफ फॉर ऑल द पेमेंट्स मेड एंड द कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर प्रोसेस शैल बी केप्ट में, उसने कितने पैसे रिसीव किए जब लिक्विडेशन प्रोसेस कर रहा था, असेट्स बेचने के बाद उसकी कितनी कॉस्टिंग हुई है, कितना खर्चा हुआ, सब रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर्स की क्या ड्यूटीज होंगी? सब्सटैंशिएशन ऑफ क्लेम्स, वो जो उसके पास सारे के सारे क्लेम आ गए, कि कोई बंदा आ गया मेरे पास कि भाई मतलब लिक्विडेटर के पास मुझे कंपनी से इतना क्लेम चाहिए, तो वो उसके एविडेंस चेक करेगा, कैसे किस बेस पे तू क्लेम मांग रहा है भाई। तो ही में कॉल एनी क्लेमेंट फॉर एनी एविडेंस, वो जो भी क्लेम लेने आया ना उसको बोल सकता है चल जा पहले ये एविडेंस लेके आ। सेकंड, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, फिर वो जब एविडेंस लेके आएगा तो वेरीफाई करेगा कि ये सही क्लेम है भी या नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कंपनी के असेट बेच के किसी को भी पैसा दे देंगे। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, कि भाई कौन कौन से वो लोग हैं जिसको बेनिफिट चाहिए इस कंपनी से, कितने ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी से इंटरेस्टेड है, जुड़े हुए हैं, उन सबकी वो लिस्ट तैयार कर लेगा। हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, शेयर होल्डर्स को अपने शेयर कैपिटल का पैसा चाहिए, क्रेडिटर्स को अपने गुड्स का चाहिए, ऐसे उस लेंडर को अपने लोन का चाहिए, सारे इसके स्टेक होल्डर, उसकी पूरी लिस्ट बना लेगा ये। ठीक है ना। उसको फिर कितना क्लेम मांग रहा है, कितना स्टेक होल्डर्स की डिटेल क्या, उसके प्रूफ, एडमिट प्रूफ सबमिट किए नहीं किए इन सारे स्टेक होल्डर्स ने जो जो पैसे मांग रहे हैं। फिर पे मनी इनटू बैंक अकाउंट, अगर कोई पैसा आता है तो सीधे किसी वो बैंक अकाउंट में ही जाएगा। द लिक्विडेट शेयर ओपन बैंक, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेगा इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन फॉलोड बाय द वर्ड इन वॉलेंटरली लिक्विडेशन, वो एक ऐसा अकाउंट खुलवाएगा जिसमें लिखा होगा वॉलेंटरी लिक्विडेशन, एक शेड्यूल बैंक में खुलवाएगा, और फिर वहां पे सारे के सारे पैसे, ऑल पेमेंट्स आउट ऑफ द अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अबव 5,000 रुपीज शैल बी मेड बाई चेक, तो लिक्विडेटर्स के पास जितना भी पैसा आएगा सब इसमें करवाएगा जमा। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक बार पैसा बिक के आ गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स बाय द लिक्विडेटर बाय स्टेटिंग दैट, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लिक्विडेटर क्या बोलेगा, सेल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स फ्रॉम रियलाइजेशन विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस सब काम को करने के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है। फिर है कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का कंप्लीशन कैसे होगा? तो रेगुलेशन 37 ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017, वो क्या कह रहे हैं? The liquidator shall endeavor to wind up the affairs of the corporate person within 1 year from the voluntary liquidation commencement date, जिस दिन से लिक्विडेशन शुरू हुआ है उससे लेके 1 साल के अंदर अंदर ये सारे काम उसको पूरे कर लेने। इन द इवेंट ऑफ द इन द इवेंट ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 1 ईयर, द लिक्विडेटर शैल, अगर वॉलंटरी लिक्विडेशन 1 साल से ज्यादा चल रहा है तो लिक्विडेटर की क्या ड्यूटी बनती है? कॉल मीटिंग ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 1 ईयर, 1 साल खत्म होते ही एक मीटिंग तैयार बुलाएगा, सारे कंट्रीब्यूटर्स को बुलाएगा 15 दिन के अंदर अंदर, जिस साल में वो अपॉइंट हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच सक्सीडिंग ईयर, हर टाइम पे ये मीटिंग बुला बुला के बोलेगा कि भाई ये हमारी स्टेटस रिपोर्ट है, अभी तक लिक्विडेशन हुआ नहीं है, लिक्विडेशन इन प्रोग्रेस ही है। फिर उसमें बताएगा कि किस किस स्टेक होल्डर से कितना कितना सेटलमेंट हुआ है, किससे कौन कितना लेगा, कितनी प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई है, कितनी लाइज, क्योंकि 1 साल बहुत है, अगर 1 साल में भी नहीं हो पाया तो आपको बताना पड़ेगा कौन कितनी अनप्रॉपर्ट, कितनी अनसोल्ड प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है आपके लिक्विडेशन प्रोसेस में, तो ये सब उस मीटिंग में बताएगा।
नाउ द स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद स्टेटस शो शैल इंक्लूड ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन शोइंग द रिसीट्स। फिर जो स्टेटस रिपोर्ट में ऑडिटेड अकाउंट्स भी होंगे जिसमें वॉलंटरी लिक्विडेशन वाले रिसीट्स, पेमेंट्स, लिक्विडेशन की कमेंसमेंट से लिक्विडेशन की शुरुआत से जितने भी रिसीट्स, पेमेंट्स में सब उस रिपोर्ट्स में आएंगे। फिर लास्ट में वो क्या करेगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। फिर वो क्या बनाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। अब ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट में when the affairs of the corporate persons are fully bound, जब कंपनी के सारे अफेयर्स, कंपनी के कार्य काम पूरे तरीके से बंद हो गया, लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर ऑफ फाइनल रिपोर्ट, तो फिर लिक्विडेटर फाइनल रिपोर्ट बनाएगा। एन ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन शोइंग, तो वो एक एनुअल ऑडिटेड अकाउंट तैयार करेगा और उसमें क्या क्या बताएगा, वॉलंटरी लिक्विडेशन की वजह से कितने सारे पैसे रिसीट्स हुए, कितने पेमेंट्स हुई हैं सिंस द लिक्विडेशन कमेंस, जब से लिक्विडेशन कमेंस हुआ तब से पैसा कहाँ से आएगा, असेट्स बेच के। स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट तैयार करेगा, उसमें बताएगा कि ये असेट्स हैं कॉर्पोरेट पर्सन के जिसको बेचा गया है, ये लायबिलिटी है जिसको डिस्चार्ज कर दिया, पे कर दिया, और ये लिटिगेशन है जो अभी भी पेंडिंग चल रहा है। सेल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल असेट्स कंटेनिंग, आपको एक सेल स्टेटमेंट मतलब लिक्विडेटर एक सेल स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें सारे बताएगा कि असेट को बेचने पर रियलाइज वैल्यू कितनी आई, एसेट को बेचने में कॉस्ट कितना लग गया, किस तरीके से बेचा गया है, वैल्यू जो हुई है वो जितना रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने बताया था कि इसकी वैल्यू 5 लाख है तो उसको क्या सच में 5 लाख मिला है, अगर कम मिला है तो बताएगा कितना मिला है, कंपेयर करके बताएगा। और अदर द पर्सन टू होम द, और किस पर्सन को ये सारी चीजें बेची गई हैं और कोई भी सेल की अदर डिटेल्स वो सेल स्टेटमेंट में बनाएगा। सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, अब फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करने की बात है, द लिक्विडेटर शैल सेंड द फाइनल रिपोर्ट, को किसको बेचेगा, द कंट्रीब्यूटरी ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, जो कंट्रीब्यूटरीज होंगे कॉर्पोरेट पर्सन के, कॉर्पोरेट पर्सन वो लोग होंगे जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, द बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड एड्रेस, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज देना। Now, when the affairs of the company have been completely wound up and the assets have been completely liquidated, जब affairs पूरे तरीके से खत्म, काम खत्म, assets भी पूरे तरीके से liquidate हो गए, the liquidator shall apply to the National Company Law Tribunal, NCLT को अप्लाई करेगा in the form NCLT 1 for the dissolution of the company। अभी तक लिक्विडेशन का प्रोसेस चल रहा था, फिर वो डिजोल्यूशन के लिए अप्लाई कर देगा एनसीएलटी में। ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल शैल फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द पिटीशन, अब जब वो एप्लीकेशन दे देगा तो जो ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी वो एक डेट फिक्स कर देगा, इस दिन आओ पिटीशन तुम्हारी हियरिंग होगी, एंड व्हेन सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो कंपनी को डिजोल्यूशन की डेट दे देगा, एंड जिस दिन वो डिजोल्यूशन डेट होगी तो उस दिन माना जाएगा कि ये डिजोल्व हो गई, कंपनी अब डिजोल्व हो चुकी है। तो फाइलिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल विद आरओसी, जब ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया डिजोल्यूशन का डिजोल्व हो गई तो फिर आरओसी को फाइल कर दो, द कंपनी शैल फाइल द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 14 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द, 14 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर के रिसीप्ट के कंपनी जो है वो फाइल कर देगी ऑर्डर आरओसी को, एनी अदर सच टाइम में भी फिक्स बाय एनसीएलटी, कुछ और भी टाइम दे सकती है, तो अदरवाइज 14 दिन के अंदर अंदर बता देगी आरओसी को भैया कंपनी लिक्विडेट भी हो गई, अब डिजोल्व भी हो गई। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर, सिलेबस सब फिनिश हो गया है। अब आप अच्छे से पढ़िए, एक दो बार लेक्चर देख लीजिए और प्लेन रीडिंग भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आया होगा तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई अगर और क्वेरी रहती है तो बताना, आप करेंगे उसके लिए भी। तो इस तरीके से अभी तक मैंने बीकॉम सेमेस्टर 3 का कंपनी लॉ पूरा हो चुका है। मैंने इनकम टैक्स एक्ट का 90% या 80 to 90% मैंने पढ़ाया है। फिर सेमेस्टर 4 का मैंने कॉरपोरेट अकाउंटिंग और कॉरपोरेट लॉ पढ़ाया है। फिर सेमेस्टर 5 में पर्सनल फाइनेंस और इंडस्ट्रियल लॉ ये मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पूरी कोशिश है कि मैं सारे मेजर सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन कर दूं, और अभी बच्चों की रिकमेंडेशन साइबर लॉ के लिए आ रही है तो मैं साइबर लॉ भी शुरू करूंगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स ने इंस्पायर किया मुझे इतनी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करने के लिए। तो बताओ और क्या रिक्वायरमेंट है, मैं देखूंगा, फिर उस पर भी काम करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट्स में, नए तरीके से कुछ नया करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पेपर दो, अच्छे से एग्जाम दो। मैं आपके ग्रेजुएशन जर्नी का एक दोस्त बन के रहना चाहता हूँ, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और नॉट ओनली ग्रेजुएशन, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन की क्या, ग्रेजुएशन हम कर किस लिए रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होगा,
तो मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से क्या रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट बच्चे की, या ग्रेजुएट बच्चे के अंदर क्या स्किल होने चाहिए। इसलिए मैं अपने चैनल पे इंडस्ट्री प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियोज भी डालता रहता हूँ, जो उन लोगों के लिए होता है जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में मैनेजर्स हैं। उन लोगों को भी कोई दिक्कत होती है तो मेरी वीडियोस रेफर करते हैं और मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।